नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आशिफ इकबाल। आज फिर हॉट सीट पर एक ऐसी शख्सियत को लेकर हम मौजूद हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य माने जा रहे हैं। उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्री दीपक बोसंत केसरकर की, और वो इस वक्त हमारे साथ सीधे महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। आपका दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको परेशान किया उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन क्योंकि आपको इस वक्त महाराष्ट्र की जनता भी बहुत परेशान कर रही है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी, क्योंकि आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है शिक्षा की। और माना यह जाता रहा है आज से लेकर कभी, मतलब अगर हम पुरानी दिनों की बात करें तो हमेशा यह कहा जाता है कि अगर शिक्षित लोग होंगे, अगर घर में एक शिक्षित आदमी होगा तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। सही है। तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र में अभी कितनी गुंजाइश है और चीजों को बेहतर करने की, और आपने क्या रोड मैप तैयार किया है इस जिम्मेदारी को मिलने के बाद? रोड मैप तो पूरे इंडिया का आदरणीय पंतप्रधान महोदय ने तैयार किया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो ला रहे हैं, उसका मकसद ही है कि भारत जो 10 साल के बाद यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा, तो पूरे जग की जिम्मेदारी हमारे युवाओं पे आ जाएगी। तो इसीलिए युवाओं को तैयार करना है, ये जो चैलेंज है, जिससे हमें पूरे जग को जो मैन पावर लगती है वो उनको अवेलेबल करके देनी है। और जैसे भारत में बोला जाता है, ये पूरा विश्व एक कुटुंब है, तो उस कुटुंब की जवाबदारी लेने के लिए एक सक्षम युवा वर्ग को हमें सुशिक्षित करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है। और ना कि सिर्फ हाईटेक की ट्रेनिंग है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, बल्कि उन सब चीज़ों की जिसकी ज़रूरत डे टू डे लाइफ में भी होती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है डिग्निटी ऑफ लेबर समझने की। और इसीलिए आगे चल के हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता, हर कोई आर्किटेक्ट नहीं बन सकता। तो जिस चीज़ में उन्हें इंटरेस्ट है उसका वोकेशनल ट्रेनिंग भी देने की व्यवस्था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, जिससे युवा वर्ग को पता चल जाएगा। अगर अपने देश को सक्षम बनाना है तो कोई युवाओं को एग्रीकल्चर में भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, कुछ युवाओं को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट देना पड़ेगा जिसमें सर्विसेज आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन की सर्विस है, किसी किसी चीज़ पे एसीज का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इसके लिए उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, सक्षम बनाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग जब मातृभाषा में शिक्षा देते हैं तो बच्चे उसको बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर सकते हैं। और उसका एग्जाम्पल ये है कि जिन देशों ने बहुत अच्छे साइंटिस्ट दिए हैं, बहुत अच्छे नोबेल लॉरेट्स दिए हैं, उन सब लोगों ने मातृभाषा में अपनी शिक्षा ली है। जैसे आप अगर इजराइल का उदाहरण लेते हैं तो वहाँ हिब्रू में शिक्षा दी जाती है, जर्मन का देते हैं तो वहाँ जर्मन लैंग्वेज में दी जाती है, फ्रांस का लेते हैं तो वहाँ पे फ्रेंच बोला जाता है, रशिया में रशियन लैंग्वेज में उनको सिखाया जाता है, क्योंकि अपने लैंग्वेज में आप उसको बहुत अच्छी तरह ग्रहण कर सकते हैं। और जो साइंस है या तो नॉलेज है, तो नॉलेज वो बच्चों को नॉलेज लेना चाहिए और उससे विचार करना चाहिए, और इसी से वो बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। वो अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए उनको मातृभाषा में भी शिक्षा देना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी जो माध्यम है, नो डाउट इट इज इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की वो लैंग्वेज है, लेकिन अंग्रेजों की गुलामगिरी भी में हम लोग आ गए और अंग्रेजी के भी गुलामगिरी में आ गए। तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हर शिक्षा अंग्रेजी में ही होनी चाहिए, माना कि वो हकीकत नहीं है। तो इसीलिए मैं ऐसे सोचता हूँ कि हम लोग अच्छे साइंटिस्ट बना सकते हैं। और महाराष्ट्र पहला कंट्री है जो आते साल से, मतलब जब हमारा एजुकेशनल ईयर तैयार शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त वो मराठी में हम लोग इंजीनियरिंग का पाठ पढ़ाना चालू कर देंगे। इंग्लिश तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी हम लोग उनको पढ़ाना चालू कर देंगे। तो ये एक बदल आ रहा है हिंदुस्तान में। जबकि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है तो कर्नाटक में कन्नड़ा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, बहुत सारे प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है।
तो बच्चे उसको अच्छी तरह से समझते हैं। और दूसरा एक हेतु ये भी है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, उनका जो व्यक्तिमत्व है उसका विकास होना चाहिए। ना तो बिल्कुल। सिर्फ उनको पढ़ाना है, उनको स्पोर्ट्स में भी ये करना है, ड्रामा है, सिंगिंग है, हर चीज सिखानी है ताकि उनके व्यक्तिमत्व का भी विकास हो सके। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही, आपने बहुत बड़ी बात कही, और बल्कि आप एक तरीके से एक नया रोल मॉडल आप साबित होंगे इस तरीके से, क्योंकि आपने सीधे तौर पे इंग्लिश को कटघरे में खड़ा कर दिया। आपने ये कहा कि अंग्रेज आए और अंग्रेजी ही हमारे लिए एक गुलामी की निशानी के तौर पे। लेकिन देखिए, अंग्रेजी पढ़ने के पीछे भी बड़े सारे रीज़न हैं, लेकिन आपने जो नया एक शुरुआत किया है, और आपको वो विभाग भी आपको है, मराठी विभाग भी आप ही के पास है, उस विभाग को लेकर क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोग, महाराष्ट्र के जो एजुकेशन को डेवलप करने वाले लोग, लेकिन क्या ऐसा नहीं होता कि अगर हम सिर्फ मराठी में पढ़ाई करें और फिर मराठी की पढ़ाई को लेकर अगर हम किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं, या उससे एजुकेटेड हम उसमें डिग्रीधारी हैं और हम किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, वहाँ परेशानी नहीं होगी क्या? अगर ये गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, दूसरे स्टेट में अगर जाएं तो? महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जी। जो 10 लैंग्वेजेस में आपको सिखाता है। वेरी इट गुड। इज द ओनली स्टेट विच टीचेस इन 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो एक है कि महाराष्ट्र इसके लिए उनके जो भी उनकी मातृभाषा है उसमें हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जी। लेकिन ये सही है कि साइमल्टेनियसली अंग्रेजी का भी शिक्षण वो ले ही रहे हैं, तो अंग्रेजी में वो पीछे नहीं आएंगे। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको किसी भाषा के बारे में या इवन साइंस के बारे में जी। संशोधन करना है, तो उसके लिए लैंग्वेज का बैरियर नहीं होना चाहिए। बेशक। बिल्कुल, और आपने सही देखिए कहा। कि दूसरी एक चीज जो मोदी साहब ने सोची है या तो नए शिक्षा नीति का भाग है, हम्म। उसमें ये भी है कि जो टॉपिक आपको पसंद है उस टॉपिक पे आप काम करना कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप आर्ट्स में जाए और आर्ट्स में आप दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं ले, तो वो भी आपको एक वहाँ पे फैसिलिटी दी गई है जी। कि आप आपको जिस विषय में रुचि है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज ये तो है तो कि पहले से हमारे यहाँ क्या है कि आंगनवाड़ी रहती है, जी। सिटी जो है उसमें जूनियर सीनियर केजी रहती है। लेकिन अभी पूरे भारतवर्ष में हो जाएगा कि जो प्री प्राइमरी है वो नर्सरी से चालू हो जाएगी, फिर आप जूनियर केजी में जाएंगे, सीनियर केजी में फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल। और बाद में 3 to 8 would become primary and 9 10 would be secondary, and as it is now also there हाई। 11 10 would be higher secondary। बिल्कुल। बदलाव आ रहा है, और बदलाव आ रहा है उसके साथ टेक्नोलॉजी जा रही है भारत के हर कोने में। बेशक। और दूसरी चीज तो ये है कि महाराष्ट्र में हम लोग एक अलग से चीज कर रहे हैं जी। कि हम लोग समझे कि यूनिफॉर्म्स देते हैं। जी। तो उस वक्त जो बच्चा बिलो पॉवर्टी लाइन का है हम्म। उसे हम यूनिफॉर्म देते हैं, या जो शेड्यूल कास्ट है उसको यूनिफॉर्म देते हैं। लेकिन इस साल से हमने ऐसे सोचा है कि उसके बाजू में जो बैठे हुआ लड़का रहता जी। है या जी। लड़की जी। रहती है, वो भी सोचेगी कि उसे यूनिफॉर्म मुझे मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा सवाल होता है, डिस्पैरिटी बहुत बंद बड़ा कर दिया और सवाल, सब और लोगों बहुत को बड़ा फीलिंग इकट्ठा होता है किया। कि इनको हाँ, फायदा मिल रहा है और मुझे फायदा नहीं मिल रहा है। तो इसको फिर कैसे तो आप इसको डिफाइन करेंगे और कैसे ठीक करेंगे? हमने ऐसा किया है कि इस साल से हम लोग सब लोगों को दे रहे हैं, सब बच्चों को दे रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छा लगे। और ऐसे है कि शिक्षा में हम लोग उनको बुक्स फ्री देते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास इतना पैसा भी नहीं रहता है कि वो खुद के नोट्स बुक लेते हैं। तो बिल्कुल। इस साल से हम लोग नोटबुक भी फ्री दे रहे हैं। बच्चों के लिए जो भी चाहिए हम लोग देना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास जो स्कॉलरशिप दी जाती है, जी। 15 साल से वो स्कॉलरशिप का अमाउंट नहीं बढ़ा था, तो वो भी हम लोग अभी दे रहे हैं कि पूरा स्कॉलरशिप का अमाउंट हमने 5 टाइम्स कर दिया है, ताकि बच्चों को भी लगे कि बिल्कुल। हमने इतनी स्टडी की है तो मुझे भी कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये ये तो आपने बहुत साइकोलॉजी बड़ी रहती बात है। कह दी, और ये बड़ी खबर है हमारे लिए, हमारे तमाम दर्शकों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र सरकार अब एक नई पहल करने जा रही है कि वो जो ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ एससी एसटी और बिलो द बेल्ट के लिए नहीं है, बल्कि अब इक्विवेलेंट सबके लिए बराबर करने वाले हैं, आप ये कह रहे हैं? सही है, सही है। और हम लोग जब नोटबुक्स भी दे रहे हैं जी। तो हर पन्ना लगा हुआ रहेगा हर एक बुक के साथ। और जो तीसरी से 8वीं तक के बुक्स है जी। उसको हम लोग 4 भाग में बांट रहे हैं, ताकि एक छोटा सा बुक लेके बच्चा स्कूल में जाए, उसे बहुत बड़ा वेट नहीं उठाना पड़े। तो ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट हम लोग महाराष्ट्र में कर रहे हैं। तो हमारी सोच ऐसी है। फिर हम लोग
इंटरेक्टिव एजुकेशन कर रहे हैं। जी हर जगह पे इंटरेक्टिव टीवीज बिठा रहे हैं, जी जिसपे बच्चे लिख भी सकते हैं, उसको कॉपी भी कर सकते हैं, उसको अपने मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी का भी यूज हमारे शिक्षा में आ जाएगा। और मेरा ऐसे समझना है कि ये इसेंशियल है, ताकि लास्ट स्कूल इज लिंक्ड विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट। हमें भी पता चले कि वहाँ किस तरह से सिखाया जा रहा है। बिल्कुल। तो एक बदलाव आ रहा है, बदलाव करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और हमेशा कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। बेशक तो हमारे बेशक, बच्चे भी बिल्कुल आप अच्छी सही कह रहे कोशिश हैं। करें और वो विजेता बने। देखिए बिल्कुल, हमारा भी इसीलिए फोकस है कि हम अगर एजुकेशन से संबंधित कुछ भी होता है, कहीं भी कोई नया चीज़ हो रहा है, कोई डेवलपमेंट हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसको लोगों तक कम्युनिकेट होना चाहिए, वो हम उसके माध्यम बनना चाहते हैं। और इसीलिए आज आपके साथ बैठे हैं और आपसे वो अहम जानकारी ले रहे हैं जो कम से कम महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश के लिए एक नया एक रोड मैप तैयार हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जो आपने अभी स्कॉलरशिप की बात की, वो स्कॉलरशिप का क्या पैमाना रखने वाले हैं और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे आप लोग? नहीं, स्कॉलरशिप से तो पहले पहले से ही महाराष्ट्र में शुरू थी। जी लेकिन जो अमाउंट हम लोग दे रहे थे, जी 10-15 साल से वो अमाउंट चेंज नहीं हुआ था। बेशक। तो बच्चों को भी लगे कि हमने इतने एक कुछ अचीव किया है, जी तो उसका रिवॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए। उसको बेशक। उसके बारे में अच्छा लगना चाहिए। तो ये भी हमारी जो स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम है, उसमें बहुत सारे बच्चे अ, उसमें भाग लेते हैं, उनमें कॉम्पिटिशन होता है। फिर बच्चों को भी एक आदत लग जाती है कि ज़्यादा स्टडी करें। बिल्कुल। और बच्चों का जो असेसमेंट भी होगा, वो हम लोग हर साल में करेंगे। वहाँ पे परीक्षा नहीं होने की वजह से जी थोड़े से बच्चे उसमें थोड़े ढीले रह जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा अलर्ट करना चाहिए। उनका असेसमेंट होना चाहिए। उनको क्या पसंद है, उसका भी असेसमेंट है, वो हम 6th स्टैंडर्ड से करने वाले हैं, ताकि उनके जो भी उनको पसंद है, उस जी हिसाब से हम उनको शिक्षा दे सकें। बिल्कुल। एक एक समस्या आती है मिड डे मील को लेकर, ये बड़ा बहुत बड़ी समस्या है। मिड डे मील को लेकर जितनी सारी किसी भी स्टेट की बात कर लें हम, वहाँ पे उसको खाना बनाने को लेकर, खाना परोसे जाने को लेकर, खाना सर्व किए जाने मतलब लोगों बच्चों तक जो वो खाने पहुँचते हैं उसको क्वालिटी को लेकर, क्वांटिटी को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े होते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उसको लेकर क्या सावधानियाँ बरती हैं और किस तरीके से चीज़ें उसको बेहतर करने की कोशिश में हैं? इसमें हमने एक कमिटी अपॉइंट की थी। हमारे जो कमिश्नर एजुकेशन है, आयुक्त है, उनके नेतृत्व में एक कमिटी हमने गठित की है। और एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर किया किया जाएगा, जी ताकि जहाँ पे सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे सेंट्रल किचन होता है। जहाँ पे छोटे-छोटे गाँव रहते हैं, वहाँ पे महिला बचत गट ये काम करते हैं। या तो जो अम, वहाँ पे कुक दिया जाता है, जी वो स्टूडेंट के ऊपर उसका नंबर रहता है। लेकिन हम लोग का की एक कोशिश है कि उन्हें सही ढंग से उनको भी सिखाया जाए कि किस तरह से हेल्दी फूड कुक किया जाता है, किस तरह से उसको क्लीन किया जाता है। तो ये कोशिश भी नए शिक्षा नीति में की गई है। ये बहुत अच्छी तरह से किया गया है, ताकि जो समग्र अभियान है, उसमें इस चीज़ों का ख़्याल किया हुआ है। तो एक चीज़ आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बोली जो एमडीएम के बारे में। जी दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारी जो अ अ, बालिका होती है, जी उनको एक ट्रेनिंग हम लोग देते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन की। आपने देखा है कि समाज में ऐसे भी तत्व होते हैं, जी जो अच्छे नहीं होते हैं। तो गुड टच क्या है, बैड टच क्या बेशक। है, किस तरह से खुद की सुरक्षा करनी चाहिए, किस तरह से सावधानता बरतनी चाहिए, ये सब चीज़ें अभी एजुकेशन का पार्ट हो गई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि सेल्फ प्रोटेक्शन भी अगर कोई महिला, युवा जानती है, जी उसका बहुत बड़ा एडवांटेज उसको मिल जाता है, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिल्कुल तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो छोटी-छोटी चीज़ है, लेकिन उनको करना चाहिए बिल्कुल और हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। दीपक जी, मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इस मॉडल को लेकर क्या आप दूसरे राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से मिलेंगे? जैसे खास तौर पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया, जो इस वक्त इन दिनों जेल में हैं। वो उनको माना ये जाता रहा है कि जो खास तौर पे जितने भी शिक्षा मंत्री दूसरे स्टेट के हैं, वहाँ आते थे। खास तौर पे जैसे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें
यहाँ तक कि झारखंड की बात कर लें, बिहार के शिक्षा मंत्री, वो दिल्ली आते थे और दिल्ली आकर वो लोग स्कूल घूमते थे और ये बताते थे कि भाई दिल्ली का शिक्षा मॉडल जो है और दिल्ली के शिक्षा मंत्री की जो मेहनत है वो बहुत कारगर है, बहुत बेहतर है। तो क्या ऐसा ही महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री कुछ ऐसा नज़ीर पेश करने वाले हैं कि वहाँ दूसरे स्टेट के लोग जाएं, दूसरे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर जाएं और वो उनसे कहें कि भाई आपने जो काम किया इसको पूरे देश में जाना चाहिए? देखिए, जो भी अच्छे प्रयोग होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, जी तो एक दूसरे के साथ उसको बांटना चाहिए। मैं जब शिक्षा मंत्री बना, जी। तब मैंने अपनी पूरी टीम को पंजाब भेज दिया, मैंने अपनी पूरी टीम को राजस्थान भेज दिया, उनको केरला भेज दिया, बहुत। क्योंकि एजुकेशन में आज टॉप पे कौन है? एजुकेशन में टॉप में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। एजुकेशन में टॉप पे पंजाब है, एजुकेशन में टॉप पे राजस्थान है। राजस्थान है। कि आप परफॉर्म कैसे है, आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक चीज जरूर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन दिल्ली मॉडल जो है वो सिटी का मॉडल है। जी वैसे अगर आप मुंबई में आए और मुंबई के स्कूल देखे तो दे आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दिल्ली स्कूल्स। तो आप हमको इनवाइट कर रहे हैं? एक आप बात हमें ऐसी इनवाइट होती कर है, रहे हैं आने के लिए? हाँ बिल्कुल, कोई आ सकता है मुंबई में। मुंबई में टैब्स दिए जाते हैं, बच्चों को बिल्कुल। सिखाया जाता है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, क्योंकि वो एक सिटी है और म्यूनसिपालिटी का बजट बहुत बड़ा रहता है। जी हालांकि मैं एक चीज के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना जी चाहूंगा जी। कि बिल्कुल। महाराष्ट्र में 2 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। वो छोटा सा शहर नहीं है, वहाँ बेशक। पे 2 करोड़ बच्चे इस स्मॉल नंबर नहीं है, बहुत बहुत बड़ा। बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको। और कोई कोई स्कूल ऐसे रहते हैं जिसमें 5-10 बच्चे भी रहते हैं, फिर भी उन स्कूलों को हम लोग चलाते हैं। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है कि जी पूरे एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर प्राइवेट स्कूल भी होगा तो वहाँ पे टीचर की 100% सैलरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है। मैं ओ एक चीज का कंपैरिजन करना चाहूंगा कि जी। हमारा टोटल सैलरी का बिल है वो 1,42,000 करोड़ है, और सिर्फ टीचर्स की सैलरी ये 66,000 करोड़ है। मतलब हम लोग एक ऐसे स्टेट है जी जो हर हर चीज की हम लोग खुद पेमेंट करते हैं, तो बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। और थोड़ा भी इसमें डेविएशन होता है तो ये अफेक्ट करता है पूरे स्टेट के बजट को, क्योंकि हमें बाकी भी काम करने हैं, बेशक। रास्ते भी बनाना है, हमें डेवलपमेंट का काम करना है। तो ये सब चीजों का ख्याल रखते हुए हम भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि अच्छी शिक्षा हो। बिल्कुल। और इतने बड़े पैमाने में जब हम लोग स्टूडेंट को सिखाते हैं जी तो उनकी सही ढंग में उनका भी केयर ले, और इसके साथ ये बजट का भी हम लोग ख्याल करें। दीपक जी, तो आपने आपने बैलेंस की बात की है, क्योंकि आप पॉलिटिशियन हैं, तमाम चीज़ें आपको जानते 14-15 साल हो गए, लेकिन लगातार आप चुन के भी आए हैं, तीसरी बार आपका टर्म है। मैं एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा, ऐसी क्या वजह, क्योंकि ये मैं नहीं, पूरा महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। आप इतने टैलेंटेड हैं, आप तमाम चीज़ों को इतने बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपने एक्सप्लेन भी बहुत बेहतर तरीके से किया। क्या यही तमाम वजहें हैं जो उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं समझ पाई, उद्धव ठाकरे जी नहीं समझ पाए, जो आज जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, और आप सच में मतलब जिस बहुत बेहतर लग रहा है जब आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ, ये वजह क्या रही जो मतलब आप उनसे दूर हुए, वो आपसे दूर हुए? नहीं, एक तो वजह ये है कि महाराष्ट्र ग्रोथ का इंजन है इंडिया का, और महाराष्ट्र को सही ढंग में समझना है तो महाराष्ट्र की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समझना चाहिए, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है तो सही मायने में आप प्रोग्रेस करते हैं। उन्होंने पूरी तरह से उसको एक जगह पे हटा दिया। आज आप देखिए कि समृद्धि महामार्ग बन गया, तो एक कनेक्टिविटी आ गई, वहां पे ग्रोथ सेंटर्स बन जाएंगी इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये बहुत एक महाराष्ट्र का एक इतिहास है। महाराष्ट्र का जो कैपिटल है, जी दैट इज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलप हो गए, जी यहाँ पे अच्छे वाले इंडस्ट्रीज डेवलप हो गए, यहाँ पे एक वर्क कल्चर डेवलप हो गया। तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। एक ग्लोरी है महाराष्ट्र की जिसको रिस्टोर करना चाहिए। आप सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स होना चाहिए जिसके लिए आप इलेक्शन करते हैं, जीतते हैं, फिर आपको लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा। बेशक। देखिए आज पीएम साहब हर किसान के अकाउंट में 6,000 रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं। तो जी इस साल से महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी
6,000 रुपए उनके अकाउंट में डिपॉजिट करेगी, बिल्कुल। ताकि उनका आधार रहता है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। 1,000 रुपए से कुछ तो आप बनता जब नहीं, इतनी एक सारी चीजें आधार रहता बेहतर कर रहे हैं, आप ये मानते भी हैं कि केंद्र की सरकार आपको बहुत मदद कर रही है, प्रधानमंत्री का आपने इस पूरे इंटरव्यू के दरमियान कई बार नाम भी लिया, तो आखिर नारायण राणे क्यों ये बात कहते हैं कि जो आप लोग के डिपार्टमेंट है, खासतौर पे आपके डिपार्टमेंट है, वो उनके बेटे और वो दोनों आप पे आक्रामक होते हैं, जबकि आपने तो एक नया मॉडल विकसित कर दिया है? क्या वजह मानते हैं? और क्या ऐसा नहीं लगता कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं से एक मनमुटाव का जरिया बनेगा? देखिए, वो तो खुद पॉलिटिक्स के ही बारे में बोलते हैं, वो दूसरी कोई चीज के बारे में बोलते ही नहीं है। वही है कि जो आदित्य ठाकरे है, जी। 2.5 साल तक वो मंत्री बने रहे, 2.5 साल में से 1 महीना भी अपने ऑफिस में नहीं गए। देखिए, मैं अगर मंत्री हूं तो मेरा डेली प्रोग्राम बनता है, मैं कहाँ हूँ, बेशक। क्या कर रहा हूँ, लोग मुझे आके मिल सकते हैं। मेरे घर में तो 7 बजे से लोगों की लाइन लग जी जाती हाँ, है मिलने मालूम है। के लिए। तो ये एक बदलाव है। लोग चाहते हैं कि वो अपने लोक प्रतिनिधि से मिले, उनसे उनको इंसाफ मिले। जब तक आप लोगों को नहीं मिलेंगे, तब तक आप ये नहीं कर सकते। कितनी सारी चीजें हम लोग फार्मर्स के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, जी। इंडस्ट्रीज के लिए कर रहे हैं। जब हमारा स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, लोढ़ा साहब उसको देखते हैं, जी। तो 1.25 लाख लोगों को, युवाओं को एक साथ मौका मिल गया नौकरी करने का। अभी बिल्कुल। हम लोग 75,000 लोगों की भर्ती कर रहे तो हैं ये गवर्नमेंट तमाम में। चीजें क्या नारायण राणे साहब और उनके बेटे को नहीं दिख रहा है क्या नहीं, कि वो नारायण बार राणे बार? साहब तो इस पे क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, जी। ये उद्धव साहब, आदित्य साहब करते हैं। जी। तो हम इसे समझते हैं। और नारायण राणे साहब के साथ मेरा संघर्ष जरूर हुआ था, जी। लेकिन वो आइडियोलॉजिकल संघर्ष था। जी। मैंने कभी भी उन पे पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं किया है। जी। और मैं ऐसे चाहता हूँ कि बहुत अच्छा डिपार्टमेंट उनके पास है, जी। तो उनके हाथ से भी बहुत अच्छी सेवा भारत की जनता का बने, यही हम लोग चाहते हैं। बिल्कुल। तो मैं उस क्रिटिसिज्म में नहीं जाता ठीक हूँ। है। ठीक हालांकि है। जो क्रिटिसिज्म आजकल महाराष्ट्र में किया जा रहा है, जी। एक लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है जी। कि ये जो बदलाव लाया गया, उसके लिए कुछ पैसे का आमिष दिया गया बेशक। एमएलएस बेशक। को। ये यही सवाल बिल्कुल मेरा ही था। गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। हर एक का एक रिस्पेक्ट रहता है। आप एमएलएस को मिलेंगे भी नहीं, उनको आपके बंगलों के बाहर खड़ा कर देंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के काम आप नहीं करेंगे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी आपको डोमिनेट करेगी। और जिस विचारधारा के लिए आप जीत के आए हैं, उस विचारधारा को आप छोड़ देंगे, तो कोई भी एमएलए सालों से काम करता है, 30 40 40 साल काम करता है, तब जाके वो एमएलए बनता है, बिल्कुल। तब बिल्कुल। जाके वो लोगों की सेवा करता है। तो उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स रहते हैं। अब उसके शिवसेना, असली शिवसेना आप ही लोगों की है, मान लें? अब हमारी शिवसेना इसलिए है क्योंकि हम लोग बाला साहब के विचारों पे चले। बाला साहब का सिंपल थिंकिंग था। वो बोलते थे कि मुझे एक बार इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, मैं 370 कलम रद्द कर दूंगा। तो किसने किया? मोदी साहब ने किया, शाह जी। साहब ने किया। जी। तो आप उसी कश्मीर में जाके अगर राहुल गांधी के साथ मिलेंगे, तो लोगों को क्या इंप्रेशन आ जाएगा? अगर स्वतंत्रवीर सावरकर, जिनका बहुत बड़ा इतिहास है, जिन्होंने स्वतंत्र के लिए बलिदान किया है, जी। तो उनके बारे में आप गलत चीजें बोलेंगे जी। और वही आप सहन कर लेंगे। तो ये इसीलिए बाला साहब की विचारधारा नहीं है, बिल्कुल, बाला साहब इसीलिए ऐसे नहीं थे। इसीलिए आज वो सरकार में नहीं है और आप सरकार में हैं। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री थे और बेबाक अंदाज में अपनी तमाम बातों को रखा। वो एक नए शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हम शिक्षित होंगे तो तमाम चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अगले सप्ताह फिर आपको एक नई और बड़ी शख्सियत के साथ मिलवाएंगे। तब तक पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।